हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई का कार्य बहुत ही तल्लीनता से और अच्छे से कर रहे होंगे। और आने वाली मुख्य सेविका की परीक्षा हो या फिर आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीएसएसबी, झारखंड किसी भी विषय की होम साइंस की परीक्षा हो, इसमें ये परीक्षा पॉइंटर के जो चैप्टर है वो आपकी सफलता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे और आपका बेसिक क्लियर करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। और ये हमारी परीक्षा पॉइंटर की सीरीज चल रही है। ये हमारा एपिसोड 3 है और हमने आहार विज्ञान पोषण में भोज्य एवं पोषण का जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और हमने सुपोषण क्या है, कुपोषण क्या है, ये सब देख लिया था। और संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, और भोजन का कैलोरी मान हमने पढ़ लिया था। ये सारे चैप्टर हमने पढ़ लिए थे और इसी चैनल पर आपको ये डिटेल में चैनल मिलेंगे। और अब हम अपने चैनल को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा उपापचय। ऊर्जा भी हमने पढ़ लिया था इससे पहले वाले चैप्टर में। अब हम उपापचय पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, उपापचय। उपापचय, जिसे हम इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। ये सजीव के वृद्धि एवं विकास, प्रजनन एवं अनुकूलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या कह रहा है कि उपापचय जो है ये हमारी जैविक रासायनिक क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जो ये हमारे शरीर में जैविक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसे ही मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहते हैं। ये जो क्रिया होती है हमारे शरीर में, जो जैव रासायनिक क्रिया है, ये सजीव की वृद्धि, विकास और प्रजनन एवं उसके अनुकूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आवा चाहते हैं हम उपापचय। उपापचय को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं इंग्लिश में। पहला है उपचय, दूसरा है अपचय। क्या है पहला? उपापचय को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक है उपचय, दूसरा है अपचय। तो उपचय क्या है? इसके अंतर्गत सरल पदार्थों से जटिल यौगिक का निर्माण होता है। नंबर 2, प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड और प्रकाश संश्लेषण होता है। अपचय से क्या होता है? अपचय से क्या होता है? यह जटिल यौगिक को सरल रूप में तोड़ती है और यह प्रक्रिया पूरे शरीर में हर समय होती रहती है। ऑक्सीजन की कमी से हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, ये सारे कार्य कौन करता है? कैटाबॉलिज्म, जिसको हिंदी में हम अपचय कहते हैं। अब आधारीय अपचय दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएमआर कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक विश्राम की स्थिति में हो तो जागृत अवस्था में लेटे हुए हो एवं भोजन के लिए कम से कम 12 घंटे हो चुके हों, तो उपरोक्त अवस्था में किसी व्यक्ति के द्वारा जूल, घंटा, बॉडी मास या JH kg में ऊष्मा की कितनी मात्रा उत्पन्न की जाती है या काम में ली जाती है, उसे हम आधारीय चयापचय दर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आधारीय चयापचय दर कहते हैं। ठीक है, कितनी ऊष्मा की कितनी मात्रा उत्पन्न हो रही है एक व्यक्ति के शरीर में या कितनी ऊष्मा काम में ली जा रही है, उसी को हम आधारीय चयापचय दर कहते हैं। शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ही हम आधारीय चयापचय दर कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारीय चयापचय दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। नोट में इसका फार्मूला दिया गया है बीएमआर का। आधारीय चयापचय बराबर 1 किलो कैलोरी गुणे 1 किलोग्राम में शरीर भार गुणे 24 घंटा। नोट में लिखा गया है कि आधारीय चयापचय दर ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष विधि बेनेडिक्ट का प्रयोग करते हैं। तो आधारीय चयापचय दर ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से हम अप्रत्यक्ष विधि में किसका प्रयोग करते हैं? बेनेडिक्ट विधि का प्रयोग करते हैं। और इस उपकरण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्पाइरोमीटर, दूसरा है काईमैग्राफ। कितने भागों में विभाजित करते हैं? स्पाइरोमीटर और काईमैग्राफ में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि बहुत ही होम साइंस की दृष्टि से और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो आ जाते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन क्या है? यह एक क्या है? प्रोटीन एक वृहद संरचना है। क्या है? वृहद संरचना। प्रोटीन बहुलक है। क्या है प्रोटीन? एक बहुलक है। प्रोटीन को मानव शरीर
प्रोटीन को मानव जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई माना जाता है। क्या माना जाता है प्रोटीन को? मानव जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई माना जाता है। यह मानव शरीर की कोशिकाओं का पोषण को मानव शरीर की कोशिकाओं का निर्माण, शरीर का पोषण करने और ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह शरीर में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध रहने वाला पोषक तत्व है। प्रोटीन की कमी मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है, जिसके कारण मानव स्वास्थ्य कई प्रकार से समस्याओं से ग्रस्त भी होता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है उसकी शॉर्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन शॉर्ट में मिलेंगे मेरे ही चैनल पे। जैसे कि मैंने बैलेंस डाइट पढ़ाया था, तो बैलेंस डाइट के शॉर्ट क्वेश्चन करवाए गए हैं शॉर्ट में, तो वो आप जाके मेरे चैनल पे शॉर्ट में देख लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अब आ जाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है जो प्रोटियोस से बना है। प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि किससे बना है? प्रोटियोस से बना है, जिसका अर्थ क्या है? सर्वप्रथम या आवश्यक होता है। क्या होता है जिसका अर्थ? सर्वप्रथम या आवश्यक। ठीक है। प्रोटीन का एक अर्थ, प्रथम अर्थ यह भी है कि प्रथम कोशिका। प्रोटीन को हम एक अर्थ में यह भी कह सकते हैं, प्रथम कोशिका। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत आवश्यक है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन के अणुओं में सल्फर एवं फास्फोरस भी उपस्थित रहता है। कुल शारीरिक प्रोटीन का 1/3 हिस्सा भाग मांसपेशी मतलब मसल्स में और 1/5 भाग त्वचा में तथा शेष भाग अन्य ऊतकों, लसिका, रक्त, श्लेष्मिक तरल, प्रमस्तिष्क, मेरु तरल, हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडी आदि में पाए जाते हैं। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? शरीर की सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं, शरीर और बेसिक यूनिट भी कहते हैं। इसे हम अमीनो एसिड भी कहते हैं। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? अमीनो एसिड भी कहते हैं। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, बेसिक यूनिट भी क्या है? अमीनो एसिड है। प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड है। प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? अमीनो एसिड है। देखिए, ये यूथ में नहीं लिखा है, लेकिन मेरे द्वारा लिखे गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो मुझे ज़रूरी लगे, तो मैंने सोचा इसी में लिख दें ताकि आपको जल्दी से समझने में आसानी हो, और जो तथ्य आपका प्रोटीन में छूट रहा है वो भी इसी यूथ में आपको मिल जाए। और यह छोटी आंत की दीवारों से अवशोषित होता है। प्रोटीन किससे अवशोषित होता है? छोटी आंत की दीवारों से। यह एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। प्रोटीन किससे जुड़ा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतर इकाई अमीनो एसिड में टूट जाता है। अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है, जो कि आपको बताया गया था अभी कि अमीनो एसिड जो है वह प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। हाई प्रोटीन फूड किस में पाया जाता है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? अंडा में, चिकन में, लो फैट दूध में, पनीर में, मछली में, बादाम में, पंपकिन सीड में, गोभी में और दालों में। अब आ जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इनको देख लेते हैं। प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज मुल्डर और बर्जीलियस ने की थी। किसने की थी प्रोटीन की खोज? मुल्डर और बर्जीलियस ने की थी। प्रोटीन की खोज किसने की थी? मुल्डर और बर्जीलियस ने की थी। और ये किस सन में की थी? 1838 में। किसमें की थी? 1838 में की थी। कहीं कहीं पे 1830 भी लिखा रहता है और कहीं पे 1838। प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी जाती है। प्रोटीन को क्या कहते हैं? शरीर की आधारशिला कहते हैं। प्रोटीन को किस चीज़ की संज्ञा दी गई है? शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी गई है। बर्जीलियस ने प्रोटीन का नाम दिया है और मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की थी। ये जान लीजिए, ये आपको यूथ में नहीं मिलेगा, ये मेरे अलग से लिखे हुए नोट्स हैं जिसमें लिखा गया है कि बर्जीलियस ने प्रोटीन को नाम जरूर दिया था पर प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। तो आपसे अगर पूछा जाता है प्रोटीन की खोज किसने की थी, तब आप मुल्डर बताएंगे, और प्रोटीन नाम किसने दिया था तब आप बर्जीलियस बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रोटीन की खोज किसने की? मुल्डर ने की। प्रोटीन का नाम किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। और प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स
ऑफ बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रोटीन को? हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी कहते हैं। जैसा कि अभी आपने पढ़ा ना, प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी गई है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। शरीर के शुष्क वजन का आधा भाग प्रोटीन का होता है। शरीर के शुष्क वजन का आधा भाग प्रोटीन का होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन का होता है। प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन का होता है और नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से भिन्न है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा से भिन्न है। प्रोटीन का औसत तात्विक संयोजन, कार्बन कितना प्रतिशत होता है प्रोटीन में? 53 से 55%। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 16%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 23% पाया जाता है। 19 से 24 के बीच में होता है। सल्फर कितना पाया जाता है? 1 से 4% के बीच में। फास्फोरस और कॉपर, आयरन ये सभी पाए जाते हैं 1 से 4% के बीच में। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 7%। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 7%। प्रोटीन का वर्गीकरण, गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। गुणवत्ता के आधार पर, प्राप्ति साधन के आधार पर, भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। तो गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। प्राप्ति साधन के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, वनस्पति प्रोटीन और जंतु प्रोटीन। भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, साधारण, संयुग्मी और उद्भूत या व्युत्पन्न प्रोटीन। तो आपने देख लिया प्रोटीन कितने भागों में विभाजित किया गया है। प्रोटीन को का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। गुणवत्ता के आधार पर, प्राप्ति के साधन के आधार पर, भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है। नंबर 1, प्रोटीन की, ये तो आपको मैंने 3 बार बता ही दिया है। प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर, प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर, प्रोटीन की भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है। गुणवत्ता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। उत्तम प्रोटीन, मध्यम प्रोटीन, निकृष्ट प्रोटीन। आ जाते हैं अब उत्तम प्रोटीन पर। उत्तम प्रोटीन, ये प्रोटीन उच्च जैविक मूल्य मतलब हाई बायोलॉजिकल वैल्यू रखते हैं। प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ में उत्तम प्रकार की प्रोटीन होती है, जैसे दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, यकृत आदि। वनस्पति जगत से भी उत्तम प्रकार का प्रोटीन की प्राप्ति होती है, जैसे सूखे मेवे एवं सोयाबीन। प्रोटीन अम्ल से बनते हैं, जिसे हम प्रोटीन जैसे कि मीन्स प्रोटीन दालों में पाई जाती है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से बने होते हैं। अब आ जाते हैं मध्यम या आंशिक प्रोटीन पर। तो मध्यम या आंशिक प्रोटीन कौन कौन सी होती है? इनमें से कुछ ही आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित रहते हैं। इसमें 1 या 2 आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी होती है। और मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन वनस्पति जगत से प्राप्त होती है। प्रोटीन मध्यम श्रेणी के या आंशिक प्रोटीन के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे दाल, अनाज, सोयाबीन आदि। निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं? इस प्रकार के प्रोटीन से आवश्यक अमीनो अम्ल का पूर्णता या अभाव रहता है, इसलिए ऐसे प्रोटीन के सेवन करने अथवा नहीं करने से शरीर पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। कंदमूल, साग सब्जी, फल, मक्के आदि ये अपूर्ण प्रोटीन का ही उदाहरण है। उत्तम या पूर्ण प्रोटीन शरीर की वृद्धि में एवं विकास में सहायता करते हैं। शरीर का निर्माणात्मक कार्य भी उत्तम या पूर्ण प्रोटीन ही करते हैं। मध्यम या आंशिक प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन जीवन को तो बनाए रखते हैं, परंतु शारीरिक वृद्धि और विकास में बहुत अधिक उपयोगी नहीं होते हैं। हालांकि शारीरिक भार सामान्य बना रहता है। अपूर्ण प्रोटीन शारीरिक वृद्धि विकास में बिल्कुल ही सहायक नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं प्राप्ति के साधन के आधार पर। प्राप्ति के साधन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, वनस्पतिक प्रोटीन और जंतु प्रोटीन। वनस्पतिक प्रोटीन, वनस्पति स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन मध्यम, आंशिक या निकृष्ट प्रकार के होते हैं। मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत दाल, सोयाबीन, बादाम, काजू, मूंगफली, सूखे मेवे आदि आते हैं। दाल एवं सूखे मेवे में 9 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जंतु प्रोटीन, जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला प्रोटीन अधिक उत्तम होता है, क्योंकि इस प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल उपलब्ध होते हैं। जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थों में वनस्पति स्रोतों के भोज्य पदार्थ की तुलना में निकलने वाला निरुपयोगी पदार्थ कम होता है।
जंतु के प्रोटीन का शरीर में प्रयोग चयापचय अधिक होता है, जैसे अंडा, मांस, मछली, दूध, दूध से बने भोज्य पदार्थ। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हम देखते हैं प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। अब आ जाते हैं हम साधारण प्रोटीन पर। इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल से होता है। इसे हम साधारण प्रोटीन कहते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन, प्लोमिन, प्रोलेमिन और एल्ब्यूमिनोइड्स, प्रोटोमिनस एवं हिस्टोन्स। और एल्ब्यूमिन, हिस्टोन, प्रोटेमिन प्रोटीन जल में घुलनशील है, जबकि ग्लोबुलिन, ग्लूटेन और एल्ब्यूमिनोइड्स प्रोटीन जल में अघुलनशील हैं। साधारण प्रोटीन जल अपघटन के उपरांत सबसे सरलतम इकाई के अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। उदाहरण, अंडे के पीले भाग का प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ओवलब्यूमिन और ओवेग्लोबिन। गेहूं का प्रोटीन ग्लूटेनिन ग्लाइसिन में टूट जाता है। दूध का प्रोटीन लैक्टोएल्ब्यूमिन कहलाता है। मांसपेशियों का प्रोटीन ग्लोबुलिन कहलाता है। मक्के का प्रोटीन जीन प्रोटीन कहलाता है। चावल का प्रोटीन अर्जिन कहलाता है। रक्त का प्रोटीन ग्लोबिन कहलाता है। अस्थियों का प्रोटीन कोलेजन कहलाता है। जौ का प्रोटीन हॉर्डिन कहलाता है। मूंगफली का प्रोटीन एरचिन कहलाता है और बादाम का प्रोटीन एमनडीन कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में लैक्टोएल्ब्यूमिन पाया जाता है। मांस में ग्लोबुलिन पाया जाता है। मक्के में जीन प्रोटीन पाई जाती है। चावल में आर्जिनिन पाया जाता है। रक्त में ग्लोबुलिन पाया जाता है। अस्थियों में कोलेजन पाया जाता है। जौ में हॉर्डिन प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली में एरचिन पाया जाता है। बादाम में एमनडीन प्रोटीन पाया जाता है। संयुग्मी प्रोटीन, ये वे प्रोटीन होते हैं जिसमें साधारण प्रोटीन के अणु के साथ अन्य पोषक तत्वों के अणु भी उपस्थित रहते हैं। साधारण प्रोटीन प्लस अन्य पोषक तत्व और बराबर संयुक्त प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें साधारण प्रोटीन अमीनो अम्ल के साथ कार्बोज भी उपस्थित रहते हैं। यह अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। साधारण प्रोटीन प्लस कार्बोज, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें एक या कई प्रोटीन के अणु व न्यूक्लिक अम्ल के यौगिक होते हैं। इसका सूत्र है साधारण प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल बराबर न्यूक्लियोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन, ये वे यौगिक होते हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड को छोड़कर फास्फोरस और प्रोटीन के अणु संयुक्त होते हैं। कैसिनोजन और ओवोविटेलिन इस वर्ग के ही प्रोटीन होते हैं। साधारण प्रोटीन प्लस फास्फोरस बराबर फास्फोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अणु और हीमेटिन या इसी प्रकार के अन्य किसी तत्वों का यौगिक होता है। रक्त का हीमोग्लोबिन इसका उदाहरण है। साधारण प्रोटीन ग्लोबिन प्लस हीमोग्लोबिन। अब आ जाते हैं हम लेसिथिन प्रोटीन पर। जब प्रोटीन अणुओं के साथ लेसिथिन या इससे संबंधित तत्व आकर जुड़ जाते हैं तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है। प्रोटीन अणु प्लस लेसिथिन बराबर लेसिथोप्रोटीन। अब आ जाते हैं हम अपने लाइपोप्रोटीन पर। इनमें प्रोटीन के साथ लिपिड भी उपस्थित रहता है। यह कोशिका में पाया जाता है। साधारण प्रोटीन प्लस लिपिड बराबर लाइपोप्रोटीन। अब आ जाते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन पर। ताप तथा अन्य भौतिक शक्तियों या जल विशेषक अभिकरणों की क्रिया द्वारा प्रोटीन के आंशिक खंडन के परिणाम स्वरूप उत्पादित व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। ये सामान्यतः जल अम्ल क्षार ऊष्मा विकरणों के प्रभाव से विकृतीकृत प्रोटीन्स हैं। इनमें जल अपघटन नहीं होता है। प्राथमिक प्रोटीन में क्या होता है, जल अपघटन नहीं होता है। इनकी प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित होती है, जैसे प्रोटीएज, मेटा प्रोटीन और स्कंदित प्रोटीन इसके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक प्रोटीन, ये सरल अथवा संयुग्मी प्रोटीन के आंशिक पाचन के फलस्वरूप निर्मित उत्पाद है। इनमें जल अपघटन के फलस्वरूप पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला परिवर्तित हो जाती है तथा अणु का आमाप क्रमशः बढ़ जाता है, घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स, पेप्टाइड इसके अच्छे उदाहरण हैं। प्रोटीन के गुण, कुछ प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं। कुछ प्रोटीन कोलाइडल घोल बनाते हैं, अर्थात इनके विलयन में घुलने के उपरांत ये सूक्ष्म कणों में मौजूद रहते हैं। नंबर 3, गर्म करने पर प्रोटीन गाढ़े थक्के के रूप में जम जाते हैं। अत्यधिक तेज आंच पर जमे हुए प्रोटीन का पाचन देरी से होता है। प्रोटीन के कार्य,
प्रोटीन का क्या क्या कार्य है? ऊर्जा प्रदान करना, दूध निर्माण में सहायता प्रदान करना, शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करना, शरीर के विभिन्न क्रियाओं के संपादन में सहायता प्रदान करना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कार्य पर। तंतुओं के पुनः निर्माण एवं मरम्मत करना, विटामिनों का निर्माण करना, हार्मोन का निर्माण करना, एंटीबॉडीज का निर्माण करना, ये सारे कार्य कौन कर रहा है? प्रोटीन कर रहा है। रक्त का थक्का जमाना, स्थानांतरण प्रोटीन के रूप में कार्य करना, एंजाइम का निर्माण करना, मांसपेशियों के संकुचन में सहायता प्रदान करना, यह सभी कार्य प्रोटीन के हैं। प्रोटीन एवं प्राप्ति एवं कार्य। ग्लोबिन प्रोटीन, यह रुधिर में पाया जाने वाला प्रोटीन है। यह हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करता है। कौन सा है? ग्लोबिन प्रोटीन। साइटोक्रोम प्रोटीन, साइटोक्रोम प्रोटीन का क्या कार्य है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यह श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करता है। श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में कौन सा प्रोटीन सहायता प्रदान करता है? साइटोक्रोम। एंटीबॉडीज, मुख्यतः यह सुरक्षात्मक प्रोटीन है। यह हानिकारक पदार्थों तथा आक्रमणकारी जीवाणु से शरीर की रक्षा करता है। अब आ जाते हैं कोलेजन प्रोटीन पर। यह तंतुमय संयोजी ऊतक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। यह अस्थि एवं कार्टिलेज के आधार पदार्थ का निर्माण करता है। कोलेजन प्रोटीन क्या करता है? यह अस्थि एवं कार्टिलेज के आधार पदार्थ का निर्माण करता है। केराटिन, यह त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर के निर्माण में सहायक होता है। जो आजकल शैम्पू बन रहे हैं केराटिन वाले, ये सब क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए है, त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है। फाइब्रोनोइन, यह रेशम तथा मकड़ियों के धागे का निर्माण करते हैं। ये रेशम के धागे में क्या पाया जाता है? फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाया जाता है ना रेशम में, वही बता रही है। इलास्टिन, यह तंतुमय प्रोटीन है जो लिगामेंट्स व रुधिर वाहिनियों के पीले ऊतक में पाया जाता है। इलास्टिन कहाँ पाया जाता है? रुधिर वाहिनियों के पीले ऊतक में और लिगामेंट्स में। एक्टिन व मायोसिन, ये सभी कंकालीय पेशियों में संकुचनशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। ग्लियाइडिन, यह गेहूं में पाया जाता है। जीन प्रोटीन यह मक्का में पाया जाता है। ग्लोबुलिन, यह अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन है। केसिन, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ग्लूटेलिन्स, अनाज में पाई जाने वाली प्रोटीन है। हिस्टोन, यह आनुवंशिक लक्षणों के विकास में और वंशागति का नियंत्रण करती है। यह न्यूक्लियो प्रोटीन है। प्रोलैमिन्स, यह दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रोलैमिन्स किस चीज़ की प्रोटीन है? तो यह दाल में पाई जाने वाली प्रोटीन है। फाइब्रोनोजन तथा थ्रोम्बिन, ये चोट व घाव होने पर रुधिर का थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकती है। अब आ जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट्स। प्रोटीन को शरीर की आधारशिला बिल्डिंग ब्लॉक्स की संज्ञा दी गई है। आँखों के दृष्टिपटल में शंकु एवं शलाका पाए जाते हैं, जिसे हम कोन्स एंड रॉड्स कहते हैं। आँखों की दृष्टिपटल में शंकु एवं शलाका पाए जाते हैं। शंकु में आयोडोप्सिन, शलाका रोडोप्सिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। ये वर्णक मंद रोशनी तथा रंगों को देखने में मदद करते हैं। रोडोप्सिन ऑप्सिन उपस्थित रहता है। ऑप्सिन के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की कमी के क्या क्या प्रभाव होते हैं? शारीरिक विकास एवं वृद्धि के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। प्रोटीन ही शरीर निर्माणात्मक कार्य करता है। प्रोटीन क्या है? शरीर निर्माणात्मक कार्य करता है और नए कोशिकाओं, तंतुओं एवं ऊतकों का निर्माण करता है। अब इसकी प्रोटीन की कमी का क्या क्या प्रभाव होता है? कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो क्वाशिरकोर, दूसरा सूखा रोग जिसको हम मैरस्मस कहते हैं, तीसरा है मैरस्मिक क्वाशिरकोर। आज हमारा ये प्रोटीन का चैप्टर ख़त्म होता है और कल हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे और आज या कल सुबह तक आपको प्रोटीन से जुड़े हुए क्वेश्चन भी शॉर्ट के रूप में चैनल पर दे दिए जाएंगे। अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मुझे मोटिवेट करिएगा। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। धन्यवाद, बाय बाय।